बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा। और आपकी जो सेकंड बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, इसी का चैप्टर नंबर 5 है यात्रियों के नजरिए। तो इस पूरे ही चैप्टर को एक ही बार में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इस चैप्टर में आखिर बताया क्या गया है, इसकी थीम क्या है। बेसिकली इसकी थीम की अगर हम बात करें तो इसमें 3 व्यक्तियों के जो यात्रा वृत्तांत है इसके बारे में हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है अली बिरूनी, जो कि 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म से आता है। दूसरा व्यक्ति है यहाँ पे इब्न बतूता, जो कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के तंजियात से आता है। और तीसरा व्यक्ति है यहाँ पे फ्रांसवा बर्नियर, जो कि 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आता है। तो इन तीनों का भारत में आगमन किस तरीके से होता है, भारतीय स्थिति के बारे में इनका क्या कहना है, इनकी यात्रा वृत्तांत क्या है, इन सारी ही चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करें। चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। और हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जीएसके 12th क्लास, इसे आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लिंक, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कुछ न्यू अपडेट्स एंड क्वेश्चंस मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम समझेंगे पहला व्यक्ति अल बिरूनी के बारे में, ठीक है। और इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। तो अल-बिरूनी का जन्म हुआ था आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में। कहाँ पे? अल-बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी, या फिर आप ये कह सकते हो सन 973 में, ठीक है। आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ था। इसे काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त थी और इसके पास कई भाषाओं का ज्ञान था। फॉर एग्जाम्पल इसे सीरियाई भाषा, फारसी, हिब्रू, इवन संस्कृत भाषा का भी काफी ज्ञान था। अगर हम बात करें कुछ दार्शनिकों के बारे में, जैसे कि प्लेटो हो गए, यूनानी दार्शनिक हो गए, इसके साहित्यों को, इनके ग्रंथों को अल बिरूनी काफी रुचि पूर्वक पढ़ा करता था, ठीक है। ये चीज समझ लो। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, जन्म कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में। अच्छी शिक्षा थी, कई भाषाओं का ज्ञान था, सिंपल। अब इसकी हम बात करते हैं किताब उल हिंद की, जो कि इसका ग्रंथ है एक तरीके से, आप इसे इसका ग्रंथ भी कह सकते हैं। चलो, इसकी जो किताब है वो एक सरल और स्पष्ट अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। इसकी किताब का एक सबसे बड़ा अहम जो भाग है वो है एक तरीके से एक विस्तृत ग्रंथ, क्योंकि इसमें जैसे धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, भातौल, मूर्तिकला, मापन तंत्र, कानून, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में इसने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया है। तो इन सभी को देखते हुए ये ग्रंथ, इसका जो ये बुक है, काफी विस्तृत है। अब वहीं पे इसमें एक विशिष्ट शैली का उपयोग किया गया। कैसी शैली का उपयोग किया गया भाई? तो इसमें जब भी कोई एक न्यू चैप्टर शुरुआत होता है तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर संस्कृति जो परंपराएं होती हैं उसके साथ में उसकी तुलना की जाती है, और तुलना करने के पश्चात फिर अन्य जो संस्कृतियां हैं उससे इसकी तुलना की जाती है। तो बेसिकली इन सभी को देखते हुए जो इतिहासकार हैं वो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अल बुर्यूनी का जो झुकाव है वो ज्यामितीय आकृतियां अर्थात गणित की ओर काफी रहा होगा, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन की बात करते हैं चैप्टर के शुरू में, तो ये किससे होता है? सिंपल सी बात है, गणित में ही होता है। फिर उसकी पहले हम चर्चा करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं, फिर हम उसकी तुलना भी करते हैं। तो ये किस में होता है? गणित में होता है। तो इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि संभवतः अल-बिरूनी का झुकाव गणित की ओर रहा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अल-बिरूनी का जन्म, शिक्षा, भाषाएं और इसकी किताब उल हिंद की विशेषता। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक की तरफ है। अब अगला टॉपिक है अल-बिरूनी आखिर भारत में कैसे पहुंचे? तो सन 1017 में, ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुल्तान महमूद, ठीक है। सुल्तान महमूद ने 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म पर, और वहां से अपने साथ बहुत सारे जो कवि थे, बहुत सारे जो विद्वान थे, उन्हें अपने साथ ले आया अपनी राजधानी गजनी में। अब जब ये कवियों को, विद्वानों को अपने साथ लेके आया तो उसी में से अल-बिरूनी भी एक था, ठीक है। और जब इसने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, ये वह समय था जब महमूद के नियंत्रण में पंजाब का भी, वर्तमान जो पंजाब है उसका भी हिस्सा आया करता था, ठीक है। तब अल-बिरूनी को भारत में एक रुचि जगी, भारत को जानने की।
तो अल बिरूनी जो था वो ब्राह्मण, पुरोहित, विद्वान, इसके साथ, इन सभी के साथ मिलकर इसने भारत में बहुत सारे वर्ष बिताए। इन्होंने भारत की जो संस्कृति है, भारत में जो धर्म है, जो दर्शन है, उसका ज्ञान किसको प्रदान किया? अल बिरूनी को। किसने? ब्राह्मण, पुरोहित और विद्वानों के द्वारा इसने जो ज्ञान है वो यहाँ पे प्राप्त किया। जब उसने अपना लिखने का कार्य शुरू किया, उस समय जो यात्रा वृत्तांत हुआ करते थे, वो अरबी साहित्य का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुके थे। यानी कि जब अल बिरूनी ने अपनी जो किताब है, किताब उल हिंद, इसको लिखना शुरू किया था, तब तक महत्वपूर्ण हिस्सा एक साहित्य का अरबी लैंग्वेज में ये बन चुके थे यात्रा। ठीक है? ये यात्रा वृत्तांत सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक, मतलब कि एक तरीके से जब ये भारत में आता है और ये भारत के बारे में जब लिखना शुरू करता है, तब इसका यात्रा वृत्तांत लिखने से पहले ही यात्रा वृत्तांतों का वर्ल्ड लेवल पर जो महत्वता होती है, जो इम्पोर्टेंस होती है, वो यहाँ पे बढ़ जाती है। तो अल बिरूनी भारत कैसे आता है? सुल्तान महमूद जब ख्वारिज़्म पर आक्रमण करता है 1017 में, बहुत सारे विद्वानों को अपने साथ लेके आता है, कवि विद्वानों को, उसी में से अल बिरूनी एक होता है और इसी के साथ ये भारत में आता है। ये भारत में ब्राह्मण, पुरोहित, विद्वान, इनके साथ कई वर्ष बिताता है, जिसके साथ ही साथ ये भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, इन सभी का ज्ञान प्राप्त करता है और अपना जो वृत्तांत है उसे लिखने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ठीक है? अगला यहाँ पे अब हम समझते हैं अल बिरूनी जो है, इसे भारत को समझने में क्या-क्या बाधाएं सामने आती हैं। तो सबसे पहले इसे बाधा ये आती है, संस्कृत जो था वो अरबी और फारसी इतनी भिन्न थी, यानी कि संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न हुआ करती थी। मतलब आपको पता है कि अरबी और फारसी, इसे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन संस्कृत का बहुत कम ज्ञान था। तो जितने भी भारतीय ग्रंथ हुआ करते थे, भारतीय जो कहानी, काव्य जितने भी थे उस समय, साहित्य जो होते थे, वो संस्कृत भाषा में लिखे होते थे। इसीलिए ये इन सिद्धांतों की तुलना दूसरे अनुवादित ग्रंथों से सही से नहीं कर पाते। तो पहले क्या आई? संस्कृत भाषा का जटिलता से प्रयोग। दूसरा, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, यानी कि यहाँ पे कोई एक धर्म, कोई एक प्रथा नहीं थी। अनेक धर्म, अनेक प्रथाएँ थी, यानी कि एक तरीके से विविधताएँ यहाँ पे बहुत थी। इसीलिए ये इन विविधताओं को समझ नहीं पा रहा था। दूसरा, अल बिरूनी लगभग पूरी तरीके से ब्राह्मणों के द्वारा जो रचित कृतियाँ हैं, यानी कि उनके जो साहित्य हैं, ग्रंथ, उन पे आश्रय था और वो भी ऐसे जो सरल भाषा में लिखे गए। उसके बाद उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर, यानी कि भारत को समझने के लिए, भारतीय समाज को समझने के लिए उसने वेदों को, पुराणों को, भगवत गीता, पंतजलि की कृतियों, मनुस्मृति आदि भारतीय जो पुराने ग्रंथ हैं उनका सहारा लिया है, क्योंकि ये जो जटिल संस्कृत भाषा थी उसे अच्छे से नहीं समझ। तो इसे समझने में क्या बाधाएं आती हैं और इसने किस तरीके से उन पे विजय प्राप्त की है, कंप्लीट आपको समझ में आ गया। ठीक है? अगले टॉपिक की बात करते हैं। अल बिरूनी का जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहना था? ठीक है? अल बिरूनी ने अपनी किताब में क्या लिखा है जाति व्यवस्था के बारे में, तो समझो। सबसे पहला, अल बिरूनी ने बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि जाति व्यवस्था जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही है, इसलिए भारत पिछड़ा है। नहीं, जाति व्यवस्था फारस में भी थी, यानी कि फ्रांस में भी थी, एवं अन्य देशों में भी फैली हुई थी। तो मतलब जाति व्यवस्था केवल भारत में नहीं एवं अन्य देशों में भी फैली हुई थी। और ये बताने की कोशिश करता है कि जैसे कि जो ब्राह्मणीय जाति व्यवस्था है, इसके अकॉर्डिंग भारत में 4 वर्ण हैं, ठीक है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसी तरह से कुछ 4 वर्ग जो है वो प्राचीन फारस में हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला था घुड़सवार तथा शासक वर्ग, भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग, वैज्ञानिक, चिकित्सा तथा खगोल शास्त्री वर्ग एवं किसान और अन्य शिल्पकार। बेसिकली एक तो वो हो गया जो शासक वर्ग से संबंधित है, एक वो हो गया जो धर्म से संबंधित है, और एक वो जो विज्ञान, चिकित्सा, खगोल शास्त्री से संबंधित है, और एक वो जो नॉर्मली हैं जैसे कि किसान हो गए, शिल्पकार हो गए, इनसे संबंधित। तो टोटल ये 4 जो वर्ग हैं वो बताए जाते हैं फारस में, जबकि भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनकी बात की जाती है। तो जाति व्यवस्था ऐसा नहीं भारत में ही थी, बल्कि विश्व के अनेक देशों में फैली हुई। अल बिरूनी जो है
उसने एक चीज को तो एक्सेप्ट किया कि ब्राह्मणवादी जो जाति व्यवस्था है, इसने जो व्याख्या की हुई है, मैं इसे मानता हूँ। लेकिन ब्राह्मणों ने ये जो अपवित्रता की मान्यता फैलाई हुई है, मैं इसे नहीं मानता। यानी कि कुछ सिद्धांतों को, जो ब्राह्मणी सिद्धांत है, उसे अल-बिरूनी मानता था और कुछ को नहीं मानता था, जिसमें अपवित्रता की जो मान्यता का सिद्धांत है, इसे नहीं मानता। क्योंकि अल-बिरूनी लिखता है, हर वह वस्तु जो अपवित्र होती है, वह अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। यानी कि ब्राह्मण कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार अपवित्र हो गया, वो हमेशा के लिए अपवित्र हो गया। लेकिन अल-बिरूनी का कहना यहाँ पे ये है कि हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति जो अपवित्र है, वो पुनः पवित्र हो सकता है। उसके लिए उसे स्वयं प्रयास करना होगा। यहाँ पे ये एग्जाम्पल देता है, जैसे सूर्य जो है वो हवा को स्वच्छ कर देता है। यानी कि हवा जो है अगर पॉल्यूटेड है, अगर वो प्रदूषित है, तो सूर्य क्या करता है, अपनी किरणों से हवा को स्वच्छ कर देता है। वहीं पे समुद्र में नमक जो है वो पानी को गंदा होने से बचाता है। तो इस तरह से ये जो अपवित्रता का सिद्धांत होता है ब्राह्मणों का, तो उसे नकारते हैं। नकारने के साथ क्या एग्जाम्पल देते हैं और क्या परिभाषा देते हैं, ये आपको समझ में। अल-बिरूनी ने जोर देकर ये बात कही है कि ऐसा अगर नहीं होता, यानी कि ये अपवित्र मतलब कि आप पवित्र से पवित्र बनने का अगर ये सिद्धांत नहीं होता, तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता। ठीक है? उसके अनुसार जाति व्यवस्था में अपवित्रता की जो अवधारणा है, यानी कि ब्राह्मणों की जो अवधारणा है, वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ठीक है? तो ये है अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था के ऊपर विवरण। ठीक है? कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था का ये जो टॉपिक है, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट समझ लिया। ठीक है? तो अभी तक जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पे समझे हैं, उसमें सबसे पहले हमने क्या समझा है? अल-बिरूनी, इसका जन्म, शिक्षा, भाषा, और उसके बाद इसकी जो किताब है, किताब-उल-हिंद, इसको हमने डिस्कस किया है। सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस किया है, अल-बिरूनी जो है, वो भारत में किस तरह से आता है, और उसके बाद अल-बिरूनी को भारतीय समाज को समझने में क्या-क्या कठिनाई होती हैं और ये कैसे उन कठिनाइयों को दूर करता है। और फिर अगला टॉपिक, अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था के बारे में क्या विवरण दिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आज का हमारा पहला टॉपिक अल-बिरूनी के बारे में कंप्लीट हो जाता है। कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है? सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। सेकंड टॉपिक आ जाता है हमारा यहाँ पे इब्न बतूता। अब ये इब्न बतूता कैसा व्यक्ति था? तो इसका जो जन्म है वो मोरक्को के तंजियार में हुआ था, और इसका जो परिवार था वो काफी एक सम्मानित और शिक्षित परिवार था। ठीक है? और ये ऐसा परिवार था जो इस्लामी कानूनों को एवं शरिया की विशेषज्ञता के बारे में जानकारी रखते थे। यानी कि मोरक्को, ये जो जन्म था इसका इब्न बतूता का, मोरक्को के तंजियार में एक सम्मानित परिवार में हुआ था, जो कि काफ़ी शिक्षित था एवं वो इस्लामी कानून, शरिया, इन सभी के बारे में अधिक जानकारी रखता था, उनकी विशेषज्ञता रखते थे। इब्न बतूता की शिक्षा जो थी, वो बहुत ही कम उम्र में उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो गई थी, क्योंकि उसका परिवार खुद ही एक शिक्षित परिवार था। इसका मानना ये था कि हमें किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो यात्राएँ हैं, उनसे ज्ञान मिलता है। इब्न बतूता क्या कहता है कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा हमें अधिक ज्ञान यात्रा, जो वास्तविक यात्राएँ होती हैं, उनसे मिलता है। इसीलिए इसे एक जिद्दी यात्री भी कहा जाता है। ठीक है? इसकी किताब रिहल्ला, इब्न बतूता की किताब का नाम है रिहल्ला। ठीक है? यानी कि वृत्तांत। ये अरबी भाषा में लिखा गया है और इसमें बहुत सी रोचक जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो व्यक्ति घूमते-घूमते अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखता है, तो सिंपल सी बात है, उसमें बहुत सारी रोचक कहानियाँ आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे इब्न बतूता का भारत में किस तरीके से आगमन होता है, इसको समझो। तो जब ये भारत आता है, तो उसके मतलब भारत आने से पहले ये मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान, अफ्रीका, मतलब ऐसे बहुत से देश, जो कि हम ये कह सकते हैं इस्लामी धर्म से संबंधित हो या फिर इसमें उसकी रुचि रही हो, ऐसे देशों में घूमने के लिए जाते हैं। और ये फाइनली मध्य एशिया के रास्ते होते हुए 1313 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंच जाता है, और उस समय
ये जो सिंध है वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, और जब ये सिंध पहुंचता है तो वहां से सिंपल सी बात है भारत में एंट्री हो। सिंध पहुंचने के बाद इसे एक चीज का ज्ञान प्राप्त होता है, क्या? इसने जो दिल्ली है, दिल्ली के सुल्तान, जिसका उस समय दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में इसने सुना हुआ था, जो कि कला और साहित्य के काफी बड़े प्रशंसक थे, संरक्षक थे। तो इसने सोचा कि मैं वहां पे जाता हूँ, देखते हैं भाई कैसे व्यक्ति हैं ये। तो ये सिंध से फिर कहाँ आया? दिल्ली। अब जब ये दिल्ली आया तो सुल्तान तुगलक ने इसकी विद्वता, इसके नॉलेज को देखते हुए प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी, उस समय न्यायाधीश को काजी कहा जाता था, ठीक है, तो इसे दिल्ली का काजी यानी कि दिल्ली का न्यायाधीश घोषित कर दिया। लेकिन इब्न बतूता जो था ना, वो पूरी तरीके से इस चीज पे खरा नहीं उतर पाया, और इसने जल्दी ही अपना विश्वास जो था वो सुल्तान के नजरों में खो दिया। लेकिन जब ये विश्वास खो दिया तो इसे जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात जो गलतफहमियां इन दोनों के बीच में होती हैं वो यहाँ पे खत्म होती हैं। तब ये दोबारा से राजकीय सेवा में उपस्थित होते हैं। अब जो है ना, इब्न बतूता, जैसा कि आपको पता है, इसे घूमने का काफी शौक था, तो इसे भेजा गया चीन एक दूत के रूप में। और कब? 1342 ईस्वी में। तो इब्न बतूता भारत कैसे आता है? भारत आने से पहले ये कहाँ पे जाता है? फिर ये मालाबार तट के मतलब कि मध्य एशिया से होते हुए 1333 में सिंध पहुंचता है। उसके बाद ये दिल्ली आता है, फिर दिल्ली का काजी बनता है, फिर जेल में डालते हैं, जेल से वापस निकाल देते हैं, फिर दूत के रूप में से चीन भेजा जाता है। तो पहली जगह भारत से आने के बाद ये कहाँ जाता है? चीन जाता है एक दूत के रूप में। अब ये दूसरी जगह कहाँ जाता है? ऐसी बहुत सारी जगह हैं। दूसरी जगह जो है वो जाता है ये मालाबार तट, मालदीव, श्रीलंका, बंगाल तथा असम, ऐसी जगह पे भी जाता है। अब ये जो इब्न बतूता है ना, ये एक जिद्दी यात्री, क्यों? क्योंकि जब ये यात्राएं करता था तो यात्रा के दौरान इसके कारवां पर कभी अकेले भी कभी लोगों के साथ भी ये जाता था, तो इस पे हमला हो जाता था कई बार, और कई बार इसके साथी मार दिए जाते थे, और ये भी घायल हो जाता था, इसका सामान छीन लिया जाता था, धमकियां भी इसे मिलती थी, लेकिन फिर भी ये यात्रा करना नहीं छोड़ता। तो इसी कॉन्सेप्ट बेस पे हम ये कहते हैं कि इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री था, ठीक है। तो ये चीन घूमा, भारत आने के बाद मालाबार तट गया, मालदीव गया, श्रीलंका, बंगाल तथा असम भी गया। 1347 में इसने निश्चय किया ये अपने घर वापस जाए, ठीक है, मोरक्को के तेंजिया। अब इसका जो वृत्तांत है रिहल्ला, बेसिकली चीन के बारे में इसने अपने जो वृत्तांत में लिखा है रिहल्ला में, उसकी तुलना की जाती है मार्को पोलो के वृत्तांत, ठीक है। इब्न बतूता का रिहल्ला वृत्तांत और मार्को पोलो का जो वृत्तांत है, इसमें चीन के संदर्भ में जो लिखा गया है उसकी तुलना की जाती है, बस ये सिंपल सी बात। तो इब्न बतूता के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये भारत किस तरीके से आता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, इब्न बतूता का जन्म, इसकी शिक्षा, किताब, ये चीज आपको समझ में आई। फिर ये भारत कैसे आता है, एंड देन इब्न बतूता के बारे में अन्य कुछ छोटे पॉइंट। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, इब्न बतूता का और भारतीय शहरों की विशेषज्ञता, यानी कि इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में क्या बताया, समझो। इब्न बतूता के दिल्ली आने से पहले, यानी कि जब वो दिल्ली आया था, ठीक है, 1333 ईस्वी में, उससे पहले ही भारतीय उपमहाद्वीप एक बहुत ही विशाल वैश्विक संचार प्रणाली, वैश्विक संचार तंत्र, इसका हिस्सा बन गया था, जो कि पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, यूरोप, इन देशों तक फैला हुआ। तो यानी कि सूचनाएं जो थी वो भारतीय शहरों से अन्य जगहों तक जाती थी और अन्य जगहों की भारत तक आती थी। तो यहाँ पे इसका क्या रोल रोल रहा है, तो इब्न बतूता जब भारत आता है तो इसने भारत के कई भागों की यहाँ पे यात्रा की, और इसने देखा, इसने शहरों के बारे में ये लिखा कि शहर जो थे वो अवसरों से भरे हुए थे, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के पास कौशल है, इच्छा है, पैसा है, संसाधन, तो यहाँ पे वो अच्छा खासा अपना नाम कमा सकता है, ख्याति प्रसिद्धि कमा सकता है, क्योंकि भारतीय जो शहर है वो अवसरों से भरे हुए हैं, अवसरों की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो शहर है वो काफी घनी आबादी वाले, यानी कि भीड़ भाड़ वाले शहर है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो काफी चमक दमक वाली सड़कें हैं। यहाँ के जो बाजार हैं वो काफी रंग बिरंगे सुंदर दिखने वाले बाजार हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
तो बेसिकली बाजारों के बारे में ये कहता है। इब्न बतूता दिल्ली को एक बहुत बड़ा शहर बताता है, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा शहर, ठीक है। दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ये कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर दिल्ली को आकार के रूप में यहाँ पे चुनौती देता है, ऐसा इसका मानना है। तो इब्न बतूता जब भारत में आता है, तो भारतीय शहरों का जब निरीक्षण करता है, जब घूमता है, तो वो कहता है कि यहाँ पर शहर जो है वो अवसरों से भरे हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कौशल है, इच्छा है, संसाधन है और वो मेहनत कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे अवसरों की कमी नहीं है। यहाँ के शहर घनी आबादी वाले और भीड़ भाड़ वाले हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो काफी चमक धमक वाली हैं। यहाँ के बाजार रंग बिरंगे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें कि मैंने बताया किसको सबसे बड़ा शहर बताया, तो वो दिल्ली को, और वास्तविक में इसकी तरफ से जो भारत है उसका सबसे बड़ा शहर दिल्ली माना गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। तो इब्न बतूता का भारतीय शहरों के बारे में ये चीज यहाँ पे समझ। फिर आगे जो है, आगे यहाँ पे क्या कहता है, तो ये बाजारों के बारे में कहते हैं। बाजारों के बारे में अभी 2-3 पॉइंट तो आपने देख लिए, क्या रंग बिरंगे होते हैं, सुंदर थे, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती। अब यहाँ पे जो बाजार थे वो केवल आर्थिक विनिमय, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र नहीं थे। यानी कि बाजार आर्थिक विनिमय के साथ साथ सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के साथ साथ धार्मिक केंद्र भी हुआ करते थे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बाजार जो थे, वहाँ पे मंदिर और मस्जिद ये भी हमें देखने को मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाजार सिर्फ और सिर्फ आर्थिक गतिविधि के केंद्र नहीं थे, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। अब यहाँ पे कृषि कैसी होती थी, इब्न बतूता इन शहरों में कृषि कैसी होती थी इसके बारे में बताता है कि यहाँ पे जो मिट्टी थी इसकी उपजाऊपन क्षमता काफी अच्छी थी, काफी अधिक थी। तो यहाँ के लोगों को लगा कि उपजाऊपन क्षमता अधिक है तो हमें दो फसलें करनी चाहिए। तो ये साल में 2 फसलों की खेती किया करते थे, जिससे कि यहाँ पे उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता था और कभी भी अकाल वगैरह जैसी स्थिति यहाँ पे नहीं आई। व्यापार, तो भारतीय माल जो था यानी कि भारत में उत्पादित और विनिर्मित जो माल होता है वो मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया यहाँ पर अधिक मांग थी, ठीक है, जिससे कि शिल्पकार व्यापार इन सभी को भारी मुनाफा हुआ करता था। यानी कि जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास विनिर्मित कच्चा माल बहुत ज्यादा हुआ करता है, तो हमारा माल जो है वो मध्य और दक्षिण पूर्विया एशिया यहाँ दोनों जगह जाता था। अब यहाँ पे जो सामान भेजा करते थे जैसे कि शिल्पकार व्यापारी, इन्हें काफी ज्यादा मात्रा में मुनाफा होता था। विशेषकर यहाँ से भारत से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, चरी, चरी नहीं ये जरी होना चाहिए, ठीक है, जरी और साटन, इसकी अतिरिक्त मांग हुआ करती थी काफी मध्य और दक्षिण पूर्वी एशियाई में। तो जब यहाँ पे इनकी मांग हुई तो यहाँ पे बहुत तेजी से इनकी पूर्ति भी की जाने लगी। एवं बतूता ये बताता है कि ये जो मलमल कपड़ा है, महीन मलमल का कपड़ा, ये बहुत ही महंगा हुआ करता था। तो संभव था समाज में धनी आदमी इसका उपयोग करते होंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इब्न बतूता का भारतीय शहरों के बारे में क्या यहाँ पे कहना है, ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले ये जितने भी पॉइंट है यहाँ पे आपने ये देख लिए, ठीक है। और उसके बाद और जो 2-3 पॉइंट यहाँ पे बचते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप इब्न बतूता का शहर की विशेषज्ञता के बारे में कंप्लीट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इब्न बतूता भारत में जो संचार की प्रणाली थी इसको एक अनूठी प्रणाली कहता है। क्यों कहता है और ये थी क्या, चलिए अब इसे समझते हैं। तो देखो बेसिकली ये जो व्यापारी हुआ करते थे, क्योंकि व्यापार काफी तेजी से फैल रहा था, मुनाफा काफी अधिक हो रहा था, तो जो राजा होते थे उन्हें भी लगान, सिंपल सी बात है, अधिक मिले। तो इसीलिए राजाओं के द्वारा यानी कि राज्य के द्वारा व्यापारियों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए उनके लिए विशेष उपाय किए जाते थे। जितने भी व्यापारिक मार्ग होते थे वहां पे मुख्यतः सराय, विश्राम गृह, विश्राम स्थल ये यहाँ पे स्थापित करवाए गए, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा, क्योंकि उससे भी मुनाफा काफी अधिक होता है। इब्न बतूता का कहना यहाँ पे ये है कि यहाँ की जो डाक प्रणाली थी ये इतनी ज्यादा कुशल थी, जहां सिंध से दिल्ली यानी कि इस सिंध पर्टिकुलर एरिया से यहाँ दिल्ली तक आने में तकरीबन 50 दिन का समय लगता था।
वहीं अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो सिंध से दिल्ली तक पहुंचने में मुश्किल से 5 दिन का समय लगता था। तो ये सब किसकी वजह से संभव था? एक संचार प्रणाली की वजह से। अब यहाँ पे दो संचार प्रणालियों की बात की गई है, एक है पैदल डाक व्यवस्था और एक है अश्व डाक व्यवस्था। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो पैदल डाक व्यवस्था थी ये अश्व डाक व्यवस्था से काफी तेज थी एवं इसका उपयोग मुख्यतः इसलिए किया जाता होगा ताकि जो खुरासन के फल हैं ये भारत में अच्छे तरीके से तेजी से पहुंचाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे अधिक पसंद। तो व्यापारियों के द्वारा काफी प्रोत्साहन, मतलब व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला राज्य के द्वारा जो व्यापारिक स्थल है यहाँ पे सराय विश्राम गृह स्थापित किए जाते थे। डाक प्रणाली काफी कुशल थी, दो तरह की डाक व्यवस्था होती है, पैदल और अश्वडाक। चलिए एक एक करके दोनों की विशेषताएं समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अश्वडाक व्यवस्था। तो अश्वडाक व्यवस्था में क्या होता है, इसे हम उलूक भी कहते हैं, ठीक है। अश्वडाक व्यवस्था को उलूक भी कहते हैं। तो इस व्यवस्था में प्रत्येक 4 मील पर राजकीय घोड़े हुआ करते थे और ये उनके द्वारा संचालित होते थी। मुख्यतः जो घोड़े थे वही इसके द्वारा संदेश लेके जाया करते। अश्वडाक व्यवस्था जिसके द्वारा घोड़े संदेश लेके जाते थे। दूसरी जो मतलब दूसरी डाक व्यवस्था है वो है पैदल डाक व्यवस्था, ठीक है। अब ये क्या थे, तो इसके लिए बेसिकली प्रत्येक मील पर 3 अवस्थान होते थे, यानी कि अगर ये 3 मील है इतना, ठीक है, तो इसमें पहला अवस्थान यहाँ है, दूसरा अवस्थान यहाँ पे है, तीसरा अवस्थान यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे 3 अवस्थान होते थे जिन्हें हम दावा भी कहा करते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था कि जो संदेश वाहक होता था वो एक हाथ में क्या पकड़ लेता था, मान लो ये एक हाथ में मैंने पात्र पकड़ लिया है, अब दूसरे हाथ में एक छड़ जिसपे बेसिकली घंटियां बजी होती थी और जब वो लेके उसे दौड़ता था वो घंटियां बजती थी। तो इससे जो इस एरिया से ये जो संदेश वाहक निकल के भागा यहाँ से, एक हाथ में पत्र एक हाथ में घंटियां लेके, जो छड़ होती है उसे लेके, तो जब तक ये यहाँ तक पहुंचेगा तब तक ये जो दूसरा वाला दावे का व्यक्ति है ये तैयार हो जाएगा और ये यहाँ से लेकर चल देगा दूसरे स्थान के लिए। और जब तक ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेगा ये बंदा यहाँ से तैयार हो जाएगा और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती थी जब तक सूचना जो है अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है। तो पैदल डाक की व्यवस्था क्या है, दोबारा से समझो। बेसिकली मान लो ये मतलब कि ये 3 मील है, इन 3 मील पे ये 3 अवस्थान है, ठीक है। ये 3 अवस्थान है, ए बी और सी। अब यहाँ से ए बंदा जो है इसने अपने एक हाथ में तो क्या लिया, पत्र लिया, और दूसरे हाथ में एक उठाई छड़। अब इस छड़ पे क्या होता था, घंटियां बंधी होती थी। तो जब तक ये दावे के ये जो बी दावा है जब तक यहाँ तक पहुंचेगा तब तक उसके घंटी की आवाज को सुनता हुए ये पैदल ही जाते हैं, काफी तेजी से भागते हैं। तो जब तक ये इस दूसरे वाले स्थान पे पहुंचेगा तब तक दूसरा दावे वाला जो व्यक्ति, ये जो बी बंदा रहेगा ये तैयार रहेगा, देखेगा वहां से घंटी की आवाज आ रही है तो मतलब कोई बंदा संदेश लेके आ रहा है, वहां पे तैयार रहेगा। और जैसे संदेश आया अब ये बी बंदा इसको लेके इधर जाएगा। अब सेम बी पार्ट की कहानी ये सी बंदा निभाएगा और जब तक ये संदेश पर्टिकुलर अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचता ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती, ठीक है। तो अश्व डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इब्न बतूता की संचार प्रणाली कंप्लीट आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है, एक सेकेंड, ये तो हाँ बेसिकली अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे इब्न बतूता दासों और दासियां, यानी कि इब्न बतूता दास और दासियों के बारे में यहाँ पे क्या कहता है। तो बेसिकली देखो, दास जो हुआ करते थे उन्हें बाजारों में जिस तरीके से सामान्य वस्तुएं, फल, कपड़े, जूते ऐसे खरीदे बेचे जाते थे, ठीक इसी तरह से दास दासियों को खरीदा हुआ बेचा जाता। इवन कई बार तो भेंट स्वरूप इन्हें दान में भी दिया जाता था। जैसे कि जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा, ठीक है, तो इसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कुछ घोड़े, कुछ ऊंट और 10 जो दास थे वो खरीदे, ठीक है। यानी कि उस समय दासों को आम वस्तु की तरह खरीदा बेचा जाता था। ये उस समय दासों की स्थिति थी, दास दासियां दोनों। दासों को मुख्यतः या तो घर का सामान काम करवाने के लिए या तो शादी के समय उनसे पालकियां उठवाने के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए इनको लिप्त करवाया जाता था, यानी कि इनसे वो कार्य यहाँ पे करवाए जाते, ठीक है।
अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है दासियों के बारे में। बेसिकली एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जो भी दास दासियां हुआ करते थे उन्हें नॉर्मली वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था एवं भेंट स्वरूप किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती। ठीक है। अब दासों को मुख्यतः घर का काम करने के लिए और पालकियां उठाने के लिए रखा जाता। बात आती है दासियों की, तो दासियों को इसलिए अपॉइंट किया जाता था, यानी कि इसलिए उन्हें खरीदा जाता था, इसलिए रखा जाता था ताकि जो राजा थे वो अपने अमीरों पर, ठीक है ना, अपने अमीरों पर नजर रख सके। साथ ही साथ कुछ दासियां जो संगीत और गायन में निपुण थी वो राजा के लिए संगीत और गायन गाया करती थी। बेसिकली जो घरेलू दासियां होती थी, एक तो दासी जो व्यापारिक तौर पे हो, व्यापार में सहायता करने के लिए, एक दासी जो राजा के लिए सहायता करे, उसके काम वगैरह में हाथ बटाए, एक दासी खाना बनाने के लिए। तो ऐसी छोटे परिवारों की जो दासियां होती थी, घरेलू दासियां, इन दासियों की कीमत बहुत ही कम होती थी। ठीक है, यानी कि इनकी कीमत काफी कम होती थी और मोस्टली ये देखा गया है जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा होता था वो कम से कम 2 दासियां तो रखा ही करते थे। ठीक है। अब देखो, महिलाओं की स्थिति पुरुषों की स्थिति एक तरीके से दास दासियों की जैसी थी, लेकिन यहाँ पे जो व्यावसायिक महिलाएं हैं, जो व्यावसायिक परिवारों की महिलाएं हैं, वो इनसे पूरी तरीके से भिन्न थी। जैसे कि व्यापारिक परिवारों से आने वाली जो महिलाएं थी वो व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लिया करते थे। यहाँ तक कि अगर उनके सामने कोई वाणिज्यिक विवाद आता है, कोई व्यापार से संबंधित विवाद आता है, तो वे लोगों को अदालत के सामने लेके जाती थी। यानी कि समाज में 2 वर्ग थे महिलाओं, एक तो वो जो दासी के रूप में जीवन व्यतीत करने को मजबूर था और एक वो जो व्यावसायिक तौर पर अपना जीवन पूरी तरीके से सुचारू रूप से चला रहे। तो इब्न बतूता का दासों दासियों के वर्णन में ये यहाँ पे पॉइंट्स आप लिखो। ठीक है, तो कंप्लीट आपको इब्न बतूता के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गए। तो इब्न बतूता के बारे में सबसे पहले हमने जाना उसके सामान्य परिचय के बारे में, उसके बाद ये आखिर भारत कैसे आता है इसको हमने समझा, फिर हमने इसके कुछ और छोटे छोटे पॉइंट देखे, जिद्दी यात्री क्यों कहते हैं, अन्य स्थान, तुलना, वापसी। फिर हमने देखा इब्न बतूता का भारतीय शहरों के बारे में क्या कहना है और जो भारतीय बाजार है इसके बारे में इसका क्या कहना है, यानी कि व्यापार के बारे में इसका। और देन सबसे आखिरी में हमने देखा एक तो इब्न बतूता की संचार प्रणाली, इसकी विशेषताओं के बारे में, 2 तरह की, अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था। ठीक है, दोनों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये हमने डिस्कस की। एंड देन सबसे आखिरी में इब्न बतूता का दास और दासियों के प्रति क्या विवरण है इसके बारे में। तो आई होप आपको 2 व्यक्तियों के बारे में तो पता चल गया हो, कौन कौन से, अल बिरूनी, इब्न बतूता। दोनों पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे यहाँ पे फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, अब ये फ्रांस का रहने वाला एक व्यक्ति था। ठीक है, केवल एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक, इतिहासकार, बहुत सारे इसके पास गुण थे। यानी कि फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जो एक चिकित्सक होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और एक इतिहासकार भी रहा। जितने भी व्यक्ति भारत में आए मुगल साम्राज्य के दौरान वो सभी अवसरों की तलाश में आए। तो फ्रांसवा बर्नियर भी मुगल साम्राज्य के दौरान अवसरों की तलाश में भारत आया। ये लगभग 1656 से 1688 यानी कि लगभग 12 साल तक भारत में रहा था। ठीक है, यहाँ पे बर्नियर का जो ग्रंथ है वो बताया जाता है ट्रेवल्स इन दी मुगल अंपायर, ट्रेवल्स इन दी मुगल अंपायर। तो ये रहने वाला कहाँ का है, ये कब आया था, तो मुगल साम्राज्य के दौरान अफसरों की तलाश में 12 वर्ष तक रहा था। इसकी किताब का नाम है, इसके ग्रंथ का नाम है ट्रेवल्स इन दी मुगल अंपायर। मुगल दरबार से इसकी नजदीकी काफी तरीके से जुड़ी हुई थी। कैसे, तो बेसिकली वह यहाँ पर सम्राट शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था दारा शिको, इसके चिकित्सक के रूप में आया था। दूसरा, ये मुगल दरबार जो एक अर्मीनियाई अमीर थे जिनका नाम था दनिशमंद खान, इनके यहाँ पे एक बुद्धिजीवी और एक वैज्ञानिक रूप में भारत में इसने कार्य किए थे। तो बेसिकली फ्रांसवा बर्नियर मुगल दरबार से कई तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ था, जिसमें से शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और अर्मेनियाई जो शासक थे मुगल दरबार के दानिश
मंद खान, इनके समय में ये बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक रूप में उभरे। तो फ्रांसवा बर्नियर का ये छोटा सा एक विवरण है। आगे समझो, फ्रांसवा बर्नियर जो है ये भारत और पश्चिम यानी कि यूरोप, तो पूरब और पश्चिम की तुलना कैसे करता है, तो ध्यान से समझेंगे। इसका ग्रंथ जो कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है, इसमें बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया गया, अभी हम समझेंगे। बेसिकली ये जो भी भारत में देखता, बेसिकली हमें पता है फ्रांसवा बर्नियर ने भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसकी क्या की है, भ्रमण किया है उसका। और भ्रमण करने के दौरान, भ्रमण करने के बाद इसने जो भी भारत में देखा उसको जब ये लिखता है तो उसकी तुलना यूरोप की स्थिति से करता है, और हर एक तुलना में इसने भारत की स्थिति को काफी खराब बताया, काफी दयनीय बताया है। ठीक है, यानी कि जो भी तुलना करता है भारत और अपने देश की, यानी कि भारत और यूरोप की, तो हमेशा यूरोप को श्रेष्ठ बताता है, भारत को हमेशा दयनीय बताता है। बर्नियर के कार्य जो थे वो 1670 से 71 में प्रकाशित हुए, जो अगले 5 वर्षों के भीतर अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी भाषाओं में काफी इनका अनुवाद हुआ। ठीक है, फिर इसके फ्रांसीसी जो वृत्तांत थे वो 8 बार पुनर्निर्मित हो चुके हैं, 3 बार अंग्रेजी में। बेसिकली इसका ये जो ग्रंथ है अ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होता है फ्रांस में, और कई बार इसको एक तरीके से अनुवाद किया जाता है, इसका प्रकाशन किया जाता है। बस ये चीज याद रखना। अगर आपको ये 2 पॉइंट डेट याद नहीं रखनी है तो बस इस तरीके से एक लाइन जो मैं बता रहा हूँ उसे याद रखना। याद रखोगे, फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा किए गए कार्य जो कि उसके यात्रा वृत्तांत में लिखे हुए थे, उनके बारे में फ्रांस में ही, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत बार प्रकाशन होते हैं, उनका अनुवाद किया जाता है ताकि अन्य जो भाषा के लोग हैं वो भी इसे समझ सकें। अब बारी ये है, आती है आगे। तो फ्रांसवा बर्नियर के वृत्तांत यानी ग्रंथ में जो चर्चाएं की गई हैं, चर्चाओं में मुगल के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया। यानी कि फ्रांसवा बर्नियर ने मुगलों के बारे में जो भी लिखा है, इसने मुगलों के बारे में इस तरीके से लिखा है कि ये एक वैश्विक शक्ति हुआ करती थी। ठीक है, मुगलों के बारे में एक वैश्विक शक्ति के रूप में इसमें लिखा है। मुगल कालीन भारत को इसने यूरोप की तुलना के रूप में काफी नीचा बताया है और यूरोप को श्रेष्ठ बताया। यानी कि उस समय का भारत जो मुगल कालीन भारत था, ये यूरोप से की गई तुलना में यूरोप को श्रेष्ठ बताता है। यानी कि मुगल कालीन भारत, यूरोप, ये दोनों जब समकालीन होते हैं तो मुगल कालीन काफी निम्न होता है, ऐसा ये कहता है। भारत में जो भी विभिन्नता यहाँ पे वो देखता था उसे एक पद अनुक्रम के अनुसार एक क्रमबद्ध करता था। भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि को प्रतीत होता था। बेसिकली पूर्व और पश्चिम की तुलना में आप सिंपल सा ये लिखोगे। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ, इसको आप भूल जाओ। ठीक है, ये जो लिखा है इसे आप भूल जाओ, अभी मेरी बात सुनो ध्यान से। फ्रांसवा बर्नियर जो कि भारत में बहुत सारी जगहों पे घूमता है, उनके बारे में विवरण लिखता है। फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा जो भी विवरण भारत के बारे में लिखता है वो उसकी तुलना करता है यूरोप से, और यूरोप से जब तुलना करता है तो वो भारत को हमेशा एक दयनीय स्थिति, एक निम्न स्थिति में बताता है, और यूरोप को हमेशा श्रेष्ठ बताता है। इसी कड़ी में इसने मुगलकालीन भारत का जो इतिहास है वो लिखा है। तो इस मुगलकालीन इतिहास में भी मुगलकालीन जो भारत था उसे भी यूरोप के मुकाबले काफी निम्न, काफी दयनीय बताया। बस ये चीज याद रखनी। अगर आपको पॉइंट याद रखने हैं तो यहाँ से आप ये चीजें याद रख सकते हो। ठीक है, तो पूर्व और पश्चिम की तुलना फ्रांसवा बर्नियर किस तरह से करता है, कंप्लीट समझ गए होंगे। आगे चलते अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है फ्रांसवा बर्नियर और भू स्वामित्व का प्रश्न। ये इस वीडियो का बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसके बाद और कोई टॉपिक इसमें नहीं होगा, एक और होगा। हाँ, एक अभी और होगा इसमें, एक अभी आएगा, आगे मैं बता दूंगा, टॉपिक याद नहीं आ रहा अभी। तो भू स्वामित्व के प्रश्न की बात करते हैं। तो बेसिकली फ्रांसवा बर्नियर, इसके अनुसार भारत और यूरोप के बीच में जो मूलभूत विभिन्नताएं हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण भी है निजी भूस्वामित्व का आना। क्योंकि फ्रांसवा बर्नियर जो था वो निजी भूस्वामित्व को काफी बेहतर मानता था, क्योंकि इससे राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासी दोनों के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये निजी स्वामित्व को बेहतर मानता है
और जो भूमि पर राज्य का स्वामित्व होता है, यानी कि सरकार का स्वामित्व रहेगा, सरकार के अंडर में जो जितना भी लैंड है उस पर काम होगा, तो ये सरकार के लिए और उस पर काम करने वाले किसान निवासी उनके लिए, दोनों के लिए हानिकारक होता है, ऐसा फ्रांसुआ बर्नियर का मानना है। बेसिकली उसने जो प्रेडिक्शन किया था, ये प्रेडिक्शन इसलिए किया, उसे ऐसा ये लगा होगा कि मुगल साम्राज्य में जो सम्राट थे वो पूरी की पूरी भूमि के स्वामी हुआ करते थे, जितने भी क्षेत्र पे राज करते थे वो उन्हीं का हुआ करती थी, जो इसे अपने अमीरों के बीच में बांट देते थे, अपने अमीर अभिजातों के बीच में बांट देते थे, जिससे अर्थव्यवस्था और समाज के अनर्थकारी यहाँ पे परिणाम सामने आते। तो बेसिकली बर्नियर भारत में जो निजी स्वामित्व का अभाव है इसकी यहाँ पे निंदा करता है, मतलब कहता है कि यहाँ पे भू स्वामित्व पर राज्य का स्वामित्व है उसे हटाओ और निजी स्वामित्व को अपनाओ, क्योंकि निजी स्वामित्व ही राज्य और उसके निवासियों के लिए सही होगा, भू स्वामित्व उसके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाता है भू स्वामित्व के प्रश्न में अगला, राजकीय भू स्वामित्व का प्रभाव, यानी कि जैसा कि फ्रांसुआ बर्नियर को लगा कि भारत में जो भू स्वामित्व है, जो भी जमीन है, जो भी लैंड है, उस पर राज्य का स्वामित्व है, तो इसके अनुसार राज्य के भूमि पर नियंत्रण के क्या क्या प्रभाव सामने आते हैं वो समझिए। तो सबसे पहला प्रभाव ये आता है भूधारक, यानी कि जिनको इसने भूमि दे रखी हो, जिनके पास भूमि होगी, वो अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी भूमि राजा के पास चली जाती थी, यानी कि सिंपल सी बात है, वो भूमि को क्या करते थे, नहीं दे सकते थे अपने बच्चों को, तो इसलिए वो क्यों उस पर काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए कुछ भी ज्यादा कार्य नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता है जब हमारी भूमि हमसे छीन ही ली जाएगी, हमें इससे कुछ मिलना है ही नहीं, तो हम क्यों करेंगे इस पे काम। तो ये राजकीय भूस्वामित्व का पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव, बेहतर भूधारकों के वर्ग को रोका, यानी कि अगर निजी स्वामित्व होता, तो निजी स्वामित्व को आपको एक चीज तो पता ही होगी कि जब हमारी कोई निजी चीज होती है तो हम उसकी सुरक्षा, संरक्षण, देखभाल अच्छे से करते हैं। तो इसीलिए जब निजी भू स्वामित्व होगा, निजी उनके पास जमीन होगी, तो उस पर वो अच्छी तरीके से फसल भी करेंगे, फसल को उत्पादन बढ़ाने को बहुत सारे कार्य भी करेंगे, उसके प्रति सचेत और सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, भूधारकों के एक वर्ग के उदय को रोकते हैं। कृषि का समान रूप से नाश, क्योंकि जब सारा का सारा मुनाफा किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य के द्वारा, तो क्यों कोई व्यक्ति अपनी सारी मेहनत राजा को देगा, किसानी में काम ही नहीं करेगा, किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा था, समाज के सभी वर्गों के बीच में जीवन की पद्धति नष्ट होती जा रही थी। इसीलिए इसका ये कहना है कि भारत में मध्य की स्थिति नहीं थी, यानी थी या तो वो लोग थे जो डेली का मतलब 10,000 रुपए की उनकी डेली की आमदनी थी, या तो एक वो व्यक्ति थे जिनके पास डेली का एक टाइम का खाना भी वो नहीं जोड़ पाते। तो यानी कि भूस्वामित्व का, राजकीय राजकीय जो भूस्वामित्व होता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है जनता पर, राजा पर, अर्थव्यवस्था पे, देश पे, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला यहाँ पे ये आ जाता है कि फ्रांसुआ बर्नियर ने यहाँ के जो शासक थे उनके प्रति अपने कुछ दृष्टिकोण यहाँ पे रखे। सबसे पहला ये कहता है कि यहाँ के जो राजा हैं वो भिखारियों और क्रूर लोगों के राजा है, ऐसा फ्रांसुआ बर्नियर का मानना है। साथ ही साथ यहाँ के जो शहर हैं, यहाँ के जो नगर हैं, वो विनष्ट और खराब हवा से दूषित हैं, एवं यहाँ के खेत झाड़ीदार हैं और घातक दलदल से भरे हुए हैं। इसका मात्र एक ही कारण है, राजकीय भूस्वामित्व का प्रभाव, यानी कि फ्रांसुआ बर्नियर राजा के बारे में ये कहता है यहाँ का राजा भिखारी जनता, क्रूर जनता का यहाँ पे शासक बना हुआ है। यहाँ के शहर, यहाँ के नगर काफी दूषित हैं, काफी खराब हैं, खेत यहाँ के झाड़ीदार हैं, जंगल है जहाँ पे कृषि हो ही नहीं सकती है। इन सभी का सबसे बड़ा कारण है राजकीय भूस्वामित्व। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया भूस्वामित्व पर फ्रांसुआ बर्नियर का क्या यहाँ पे स्टैंड रहता है, उसका क्या यहाँ पे कहना है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ते हैं और किस तरीके से राजा के प्रति उसका दृष्टिकोण होता है। अगले टॉपिक की बात करें। अगला टॉपिक है एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। कैसी जटिल सामाजिक सच्चाई? फ्रांसुआ बर्नियर के अकॉर्डिंग
तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये चीज कही है, सबसे पहला उत्पादन। जैसा कि हमें पता है कि कृषि जो थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से हमको देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे पूरे विश्व में, पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य वस्तुएं जो थी वो भारत में आती, यानी कि वैश्विक लेवल पे अगर हम बात करें कि बहुमूल्य वस्तुएं कहाँ आती थी, तो वो भारत में। क्यों आती थी? क्योंकि जो भी उत्पाद भारत में आता था उसके लिए सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था, यानी कि आयात किया है हमने जो भी चीज, उसका निर्यात हम किस रूप में करते थे? सोने या चांदी के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ सब्जी या मसाले चाहिए, तो हमने रोमन साम्राज्य से या मान लेते हैं कहीं से भी मंगा लिए, ठीक है, मान लेते हैं यूएसए से हमने इंडिया में मंगाए। अब हमारे पास कोई सोना चांदी ज्यादा तो था नहीं, तो हम क्या करते थे, मतलब कि हमारे पास कुछ ज्यादा अपने संसाधन थे नहीं, तो हम इन्हें सोने और चांदी में इसका विनिमय कर देते थे, यानी कि आप हमें वस्तुएं दो, बहुमूल्य वस्तुएं दो, हम आपको सोना चांदी देंगे। तो इस तरीके से उत्पादन के द्वारा आयात निर्यात का क्रियाकलाप रहता था। लेकिन शिल्पकार हो गए या फिर व्यापारी हो गए, इनके पास व्यापार में अधिक मुनाफा कमाने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मुनाफा जो था वो अधिकतर राज्य के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता था। इसीलिए उत्पादन पतोन्मुख होता चला गया, यानी कि उत्पादन एक तरीके से खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई बेसिकली उत्पादन के बारे में, यानी कि व्यापार के बारे में। उत्पादन कैसे समझेंगे कि वैश्विक लेवल पर जितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं होती थी अधिकतर भारत में आती थी, और भारत में बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात स्वरूप, यानी कि उसके कीमत के बदले में सोना और चांदी दिया जाता था। अब यहाँ पे जितने भी शिल्पकार, जितने भी व्यापारी थे, उन्हें मुनाफा तो होता था, लेकिन वो मुनाफा राज्य के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता था। इसीलिए उत्पादन पतोन्मुख होता गया। व्यापारी शिल्पकार जो थे वो इसमें अपना पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे आता है अगला पॉइंट। फ्रांसवा बर्नियर जो है वो बेसिकली यहाँ के जो नगर है, ठीक है, जो शहर है, उसे एक शिविर नगर कहता है। शिविर नगर यानी कि कुछ समय के लिए होते होंगे, सिंपल सी बात है। तो बर्नियर ने मुगल कालीन जो शहर हैं इन्हें एक शिविर नगर कहा है, क्योंकि ये अपने अस्तित्व के लिए, यानी कि इनका अस्तित्व तभी होता था जब कोई भी राजकीय शिविर आता था। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में सुल्तान महमूद का अगर कोई राजकीय शिविर हम मान लेते हैं कि कहीं पे भी आ रहा है, मान लेते हैं लाल किले के पास में आ रहा है, तो इस रेड फोर्ट के पास में ही, ठीक है, ये जो रेड फोर्ट है इसके पास में ही कुछ शिविर लग जाएंगे, और जैसे ही राजा यहाँ से जाएगा, ठीक है, और मतलब कि जैसे ये यहाँ से कहीं और जाएंगे, तो ये जो शिविर नगर होते थे ये एक तरीके से खत्म हो जाएंगे, जैसा कि हमने देखा है। यानी कि ऐसे नगर, ऐसे शहर हुआ करते थे, मुगलकालीन शहर ऐसे हुआ करते थे जो कि बेसिकली जब राज दरबार आता था, राजकीय दरबार आता था, तभी बनते थे। जैसे ही वो उस पर्टिकुलर एरिया से दूसरी जगह चले जाते थे, वहां से खत्म हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, जब युद्ध हुआ करता था, तो युद्ध में क्या होता था, मान लेते ये ए पार्टी है और ये है बी पार्टी, और ये एक है लाल किले के पास में, ठीक है, और एक है इंडिया गेट के पास में। तो लाल किले के पास में ये क्या करेंगे, अपने आप को वहीं पे स्थापित कर लेंगे कुछ समय के लिए, जब तक युद्ध होता रहेगा, और ये इंडिया गेट के पास में स्थापित कर लेंगे। और जैसे युद्ध खत्म होगा, ये वापस जहां जहां पे इनका स्थान है, जहां जहां पे इसके राजधानी शासक तंत्र है, वहां पे रहने के लिए चले जाएंगे। तो अब लाल किला और जो इंडिया, यहाँ पे जो नगर बसे थे, खत्म हो गए, क्योंकि राज दरबार यहाँ से चला गया। तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई। ठीक है, उसके बाद बर्नियर कहता है कि यहाँ पे ना एक, ना दो, ना तीन, ना चार, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शहरों के प्रकार, यहाँ पे नगरों के प्रकार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान, चिकित्सा नगर, ऐसे बहुत से नगर थे जो कि यहाँ पे वर्तमान में अस्तित्व में बने हुए थे। ये चीज आपको समझ में आई। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाता है, यहाँ के जो व्यापारी थे वो अक्सर एक मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंध से जुड़े होते थे, जो अपनी जाति तथा व्यवसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित होते रहते थे। अर्थात व्यापारी जो थे वो अक्सर एक मजबूत सामुदायिक और बंधुत्व के संबंध, यानी कि एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा बंधुत्व का संबंध जो काफी मजबूत हो, उससे जुड़ा हुआ होता था। और एवं इसकी अपनी जातीय व्यावसायिक संस्थाएं
ये एक तरीके से संगठित हुआ करते हैं। साथ ही साथ पश्चिमी भारत में ऐसे समूह जो काफी मजबूत होते थे सामुदायिक बंधुत्व के संबंधों से, उन्हें महाजन कहा जाता था और कुछ जगह पर इन्हें मुखिया का सेठ कहा जाता था। यानी कि देखो, महाजन कौन थे? महाजन वो व्यक्ति थे जो व्यापारिक तौर पर अपनी जाति और व्यावसायिक संस्थाओं के साथ में मजबूती से जुड़े हुए थे, उन्हें महाजन कहते थे। और इन महाजनों का एक मुखिया होता था जिसे हम सेठ कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अन्य शहरी समूह भी हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि चिकित्सक शहरी समूह, अध्यापक, संगीतकार, सुलेखक, अधिवक्ता, चित्रकार। ऐसे कई शहरी समूह हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रांसवा बर्नियर का ये जो एक जटिल सामाजिक सच्चाई है, कंप्लीट आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगले टॉपिक की बात करते हैं, सबसे आखिरी है फ्रांसवा बर्नियर का सती प्रथा का एक मार्मिक विवरण दीजिए। तो बेसिकली फ्रांसवा बर्नियर ने यहाँ पे बात ये की है, उसने ये लिखा है कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लिया करती थी, लेकिन अन्य को यहाँ पे बाध्य किया जाता। ठीक है, तो बेसिकली यही एक लाइन आपकी किताब में फ्रांसवा बर्नियर के बारे में दी हुई है। लेकिन आपने किताब में अगर नजर दौड़ाई होगी तो सती प्रथा के बारे में इनका एक विवरण है। विवरण क्या है, ध्यान से सुनिए। तो जब ये लाहौर में जाते हैं तो लाहौर में देखते हैं कि एक सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु तकरीबन 12 वर्ष की होगी, उसके उसकी बलि होते हुए देखा। कैसे? उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए उसने उस लड़की को देखा। वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत्यु प्रतीत हो रही थी, क्योंकि उसे लोग जलाने के लिए लेके जा रहे थे। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह कांपते हुए पूरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, कुछ बूढ़ी औरतें जिन्होंने उससे कस के अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, उनकी सहायता से अनिच्छुक पीड़िता को यानी कि लड़की को जबरन उस घातक स्थल की ओर ले गए जहाँ पे आग जल रही थी। उसे लकड़ियों पे बैठाया गया, उसके हाथ पर बांध दिए गए ताकि वो भाग ना पाए। इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को, बच्ची को उन्होंने जिंदा ही जला दिया। लेखक यहाँ पे यानी कि फ्रांसवा बर्नियर यहाँ पे अपनी भावनाओं को दबाने और कोलाहलपूर्ण तथा अपने व्यर्थ को क्रोध से बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। बेसिकली सती प्रथा के बारे में बर्नियर का यहाँ पे कहना ये है कि कुछ महिलाएं तो सुखी सुखी सती हो जाती थी और कुछों को जबरन सती कराया जाता। जिसमें कहानी है लाहौर की एक छोटी बच्ची। तो ये लाहौर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि 12 वर्ष की एक लड़की होती है जो कि जिसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो उसे सती करवाने के लिए तकरीबन 4-5 ब्राह्मण, 2-3 महिलाएं और कुछ लोग उसे जबरन पकड़ के उस घातक स्थल की ओर लेके जाते हैं जहाँ पे एक तरीके से चिता रखी हुई होती है। ठीक है, उस पर बिठा देते हैं, उसके हाथ पर बांध देते हैं ताकि वो हिले ना, और आग लगा देते हैं और इस तरीके से उस बच्ची को जला के राख कर देते हैं। तो यानी कि ये सती कराने के लिए सारी चीजें यहाँ पे की गई हैं। तो बर्नियर का सती प्रथा की प्रति ये एक मार्मिक विवरण यहाँ पे आपको कंप्लीट समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के जितने भी टॉपिक थे इसमें हमने अल-बिरूनी के बारे में सबसे पहले समझा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक था इब्न बतूता, इसके बारे में हमने समझा। देन जो हमारा तीसरा टॉपिक था फ्रांसवा बर्नियर, इसको हमने यहाँ पे कंप्लीटली समझ लिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों कि आज का हमारा ये जो वीडियो है वो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा और आपका जो चैप्टर है यात्रियों के नजरिए, ये भी पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। अगर आपको समझ में आया है, कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भी कर सकते हो और चाहे तो आप हमें अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दे सकते हो कि हमें समझ में आया है या कोई हमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।